कपकपा देने वाली ठंड, उस पर से बीच बीच में होने वाली हल्की बारिश, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से होने वाली मौतों से बेफिक्र लाखों की तादाद में किसान पिछले 20 दिनों से दिल्ली से लगे अलग अलग हाईवे पर मोदी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। किसानों की मांग है कि केंद्र की मोदी सरकार तीनों एग्रीकल्चर यानी कृषि कानूनों को रद्द करे। दूसरी तरफ सरकार इन कानूनों में कुछ बदलाव करने की बात कह रही है, पर किसान इसे किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं है। किसान नेताओं और सरकार के बीच चल रही इस खींचातानी के दौरान आंदोलन से जुड़े लोगों की मौत के मामले भी सामने आने लगे हैं। किसान नेताओं की माने तो अब तक तकरीबन 18 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन मोदी सरकार में मंत्री और कुछ बड़े कद के नेताओं का कहना है कि किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। इस तरह के बेशर्मी वाले बयान के बाद सवाल ये उठता है कि भारत की मजबूत मोदी सरकार क्या पकौड़े तल रही है? अगर इस किसान आंदोलन के पीछे चीन या पाकिस्तान है, तो भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज और खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं? क्या पड़ोसी देश भारत के ही लाखों सिटीजन को भड़का सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर उन्हें अपनी फौज को मजबूत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बिना फौज की मदद लिए ही भारत को इसी तरह अनस्टेबल कर सकते हैं। अब भाजपा के नेता कहते हैं ये किसान आंदोलन पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान चलवा रहे हैं। तो क्या वो नेता ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी इतनी बड़ी फौज और सिक्योरिटी एजेंसियां विदेशी खतरों से निपटने की काबिलियत ही नहीं रखती हैं? क्या ये नेता भारत के पूरे मिलिट्री सिक्योरिटी सिस्टम की इंसल्ट नहीं कर रहे हैं? किसानों के आंदोलन से घबराई मोदी सरकार के मंत्री अजीबोगरीब तमाशा कर रहे हैं। एक मंत्री कहता है कि किसान आंदोलन चीन और पाकिस्तान चलवा रहे हैं। दूसरा मंत्री का कहना है कि किसान आंदोलन नक्सली और माओवादी चलवा रहे हैं। मतलब इतनी मजबूत सरकार के होते हुए भारत की राजधानी दिल्ली अनाथ हो गई है। वैसे कुछ दिन पहले हाथरस में नक्सली आ गए थे, लेकिन जैसे ही वहां आंदोलन खत्म हुआ, नक्सली हाथरस छोड़कर गायब हो गए। अब पीयूष गोयल बता रहे हैं कि किसान आंदोलन नक्सल और माओवादी चला रहे हैं। क्या पीयूष गोयल साहब ये बताने की मेहरबानी करेंगे कि पंजाब और हरियाणा में नक्सली कहां से आ गए? शायद जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तक्षशिला को बिहार में पहुंचा दिया था, वैसे ही पीयूष गोयल शायद बस्तर को पंजाब में पहुंचा चुके हैं। खैर, मैं तो अपने इस YouTube चैनल के जरिए एक छोटी सी बात कहना चाहती हूं कि अगर हमारे मुल्क की राजधानी दिल्ली पर नक्सलियों, माओवादियों, चीनियों और पाकिस्तानियों वगैरह वगैरह ने कब्जा कर लिया है, तो हमारी सरकार और सरकार को ये खबर देने वाले नेता चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं जाते? दरअसल ऐसा बोलकर वो हमारे किसानों को बदनाम कर रहे हैं। वो देश का ध्यान भटकाने के लिए अपनी ही जनता के खिलाफ एक घटिया साजिश कर रहे हैं। वो अपनी ही फौज, अपनी ही सिक्योरिटी एजेंसियां और अपने ही किसान और आम जनता को जलील कर रहे हैं, जबकि ये भारत के किसान ही थे जिन्होंने देश को पहली बार सेल्फ डिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर बनाया था। क्योंकि भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन ये ऐसा देश था जिसे खाने के लाले पड़ते थे। 1965 से 66 में अकाल पड़ा तो भारत को 1 करोड़ टन से ज्यादा अनाज का इंपोर्ट यानी आयात करना पड़ा था, लेकिन यह देश के अन्नदाताओं की मेहनत ही थी। 80 के दशक तक भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति की कामयाबी ने भारत की भिखमंगे वाली इमेज खत्म कर दी। आज पिछले कई दशक से भारत के अनाज भंडार भरे हुए हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति की बात आत्मनिर्भर शब्द के बगैर पूरी नहीं हो सकती है। फूड ग्रेन्स यानी अनाज के मामले में भारत आत्मनिर्भर कैसे बना, बताऊंगी, और साथ ही जानेंगे कि कितना लंबा चल सकता है ये किसान आंदोलन और मोदी सरकार किसान की शर्तों को मानेगी या नहीं। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं, वो मेरा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो नेहरू के पहले टेन्योर से ही भारत में एग्रीकल्चर यानी खेती को मॉडर्नाइज करने का काम शुरू हो गया था। साइंटिफिक एंड टेक्निकल बेस को मजबूत करने और इंस्टीट्यूशनल सुधारों पर खास ध्यान दिया गया।
इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, भाखड़ा जैसे बांध, कई एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, रिसर्च लेबोरेटरीज, खाद कारखाने वगैरह वगैरह एस्टैब्लिश करे गए, जिन्हें नेहरू ने मॉडर्न भारत का मंदिर कहा था। इसी दौरान लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम लागू किए गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान नई एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी लागू हुई, जिसके लिए 15 जिले चुने गए। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति नेहरू के दौर में नहीं हुई, लेकिन इसकी नींव नेहरू के वक्त में ही रख दी गई थी। इंदिरा गांधी के टेन्योर यानी कार्यकाल तक फूड ग्रेन्स यानी अनाज के लिए भारत, अमेरिका और दूसरे देशों पर डिपेंडेंट था। अमेरिका की कोशिश थी कि अनाज देने के बदले भूखे भारत को अपने इशारे पर नचाया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। न लाल बहादुर शास्त्री झुके, न इंदिरा गांधी झुकी। 2 जंगें और 2 अकाल की मुश्किलों के बीच शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जिसे एग्रेशन के साथ आगे बढ़ाया गया। इंदिरा गांधी के टेन्योर में अच्छी किस्म के बीज, पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक, खाद, ट्रैक्टर, इंजिन्स, पंप, दवाएं, एग्रीकल्चरल मशीनरी, एग्रीकल्चरल एजुकेशन प्रोग्राम वगैरह पर काफी जोर दिया गया। कृषि यानी एग्रीकल्चर में सरकारी इन्वेस्टमेंट 3 साल में ही बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया था। ये एग्रीकल्चर प्रोग्राम इतने तेज थे कि 1960 यानी 1960 से लेकर 1971 के बीच पंप सेट्स की तादाद 4 लाख से बढ़कर 24 लाख हो गई थी। 1967 से लेकर 1971 के बीच भारत के अनाज प्रोडक्शन में 35% की बढ़ोतरी हुई थी। सन 1987 से सन 1988 के बीच भारत में अकाल पड़ा था। तब भारत ने बिना किसी विदेशी मदद के अकाल का अकेले सामना किया। 1967 से लेकर 1990 के बीच भारत में पर एकड़ प्रोडक्शन में करीब 80% की बढ़त हुई। 3 से 3.5 दशक में भारत में ऐसे हालात बन गए कि अब देश को किसी से अनाज नहीं मांगना था। यह शानदार करिश्मा, जबरदस्त चमत्कार इसी देश के किसानों ने किया था, लेकिन उसके लिए क्लियर पॉलिसीज और कार्यक्रम बनाए गए थे। उस वक्त की सरकारें अपनी ही जनता के बीच देशद्रोही और गद्दारों को ढूंढने का फर्जी तमाशा नहीं किया करती थी, बल्कि मुल्क और अवाम की बेहतरी और तरक्की के लिए पॉलिसीज बनाया करती थी। ये वही किसान हैं जिन्होंने भूखमरे भारत का पेट भरा था, और आज मोदी सरकार उनकी परेशानियों को सुनने और समझने की जगह उन्हें जलील कर रही है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि यह आंदोलन कितना लंबा चल सकता है और मोदी सरकार किसानों की शर्तों को मानेगी या नहीं। तो दोस्तों, अभी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा। सरकारें आमतौर पर ऐसे आंदोलनों को थका कर खत्म करने की कोशिश करती हैं। कितनी मांगे मानी जाएंगी और कितनी नहीं, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक बात तय है कि दिल्ली की सीमाओं पर डटे इन किसानों का वक्त जैसे जैसे लंबा खिंचेगा, वैसे वैसे उनका अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड होने की अपनी काबिलियत के बारे में नजरिया बदलेगा। मैं किसानों के नजरिए में आ रहे बदलाव के बारे में जो बात कर रही हूं, उसको ठीक से समझने के लिए मैं आपको 1974 के गुजरात में ले चलती हूं। साल 1974 में गुजरात में एक स्टूडेंट आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत एक छोटी सी बात से हुई थी। दरअसल अहमदाबाद के लाल भाई दलपत भाई इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में मेस की फीस में एकाएक 20% का इजाफा कर दिया गया था और स्टूडेंट्स इसका विरोध कर रहे थे। यह विरोध जब बढ़ा और लगातार बना रहा तो इसमें नई मांगे भी जुड़ती गईं। कई और संगठन और दूसरे कॉलेज यूनिवर्सिटीज भी इससे जुड़ते गए और फिर इस आंदोलन की चपेट में पूरा गुजरात आ गया था। 25 जनवरी को पूरे गुजरात में पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़पें हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि उसे संभालने के लिए सेना बुलानी पड़ी। हालात बेकाबू होते देख देश की उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तब गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल से 9 फरवरी को इस्तीफा ले लिया था और इसी पूरे आंदोलन ने जो रूप लिया उसे हम संपूर्ण क्रांति आंदोलन के नाम से जानते हैं। ऐसा इतिहास में कई बार और दुनिया में बहुत सारी जगहों पर हुआ है।
कई बार आंदोलन बहुत छोटी सी मांग और यहां तक कि बहुत छोटे से इंटरेस्ट से शुरू होते हैं, लेकिन जब वो अपना एग्जिस्टेंस यानी मौजूदगी लंबे वक्त तक बनाए रखते हैं तो उनका नजरिया बदलता है और वो फिर ब्रॉड इंटरेस्ट से जुड़ते जाते हैं। सोशियोलॉजी के लैंग्वेज में इसे पर्सनल विल से जनरल विल की तरफ जाना भी कहा जा सकता है। यह भी कहा जाता है कि ऐसे आंदोलन समाज को सियासी मैच्योरिटी भी देते हैं और उसे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस में भी बांधते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देश का आजादी का आंदोलन है और अब देश भर में चल रहा किसान आंदोलन भी इस वक्त तो कुछ कुछ उसी डायरेक्शन में बढ़ता दिखाई दे रहा है। वैसे अगर किसानों की मांगे पहले ही दिन मान ली गई होती या किसी तरह के समझौते के बाद उनके गुस्से को ठंडा करके उन्हें वापस भेज दिया गया होता तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। दरअसल अब मोदी सरकार की अकड़ के चलते आंदोलन लंबा खींचने की वजह से आंदोलनकारियों की सोच की जमीन और उम्मीदों के आसमान को नया फैलाव मिल गया है, जो कि मुल्क के लिए बेहद जरूरी था। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @ArshieAzizKhan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।